NCERT की संगठक इकाइयाँ, कॉन्स्टिट्यूएंट्स यूनिट ऑफ NCERT। NCERT के 3 प्रमुख संगठक इकाइयाँ होते हैं: राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान नई दिल्ली, केंद्रीय शैक्षिक तकनीकी संस्थान, इनके इंग्लिश पे याद रखेंगे, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन न्यू दिल्ली। इंग्लिश इसलिए याद रखेंगे, कभी कभी इसका शॉर्ट फॉर्म देकर फुल फॉर्म पूछ लेते हैं। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, केंद्रीय शैक्षिक तकनीकी संस्थान, क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय यानी रीजनल कॉलेजेस ऑफ एजुकेशन। परिषद की प्रथम संगठक इकाई राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान NIE। ये NIE का फुल फॉर्म कई बार पूछा गया है, याद रखेंगे। परिषद का प्रथम संगठक इकाई राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन NIE ये है जो शिक्षक प्रशिक्षकों तथा शिक्षा प्रशासकों के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था, सेमिनार और कार्यशालाओं का आयोजन करती है। ये शैक्षिक अनुसंधान, प्रसार एवं शैक्षिक प्रवृत्तियों से संबंधित सूचनाओं का प्रसार करने का भी कार्य करती है। इस संगठक के जो इकाई है, इसके कुछ अनुभाग होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंध इकाई पहला, नवोदय विद्यालय प्रकोष्ठ, महिला शिक्षा प्रकोष्ठ, पत्रिका प्रकोष्ठ। ये ना पूछे गए थे, इसको याद रखना, आपका ये कई बार पूछे गए हैं कि इनके संगठक की आपका इकाई के बारे में पूछा गया था। तो अलग अलग तरह से क्वेश्चन पूछेंगे। क्वेश्चंस कैसे आए हैं वो तो हम जब MCQs को हम उसको प्रैक्टिस सीरीज करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, लेकिन इसको याद रखना, उसमें बहुत हेल्प मिलेगा करने के लिए। NCERT के प्रमुख विभाग इस तरह से है: पूर्व प्राथमिक तथा प्रारंभिक शिक्षा, शिक्षक सेवा, विशेष शिक्षा एवं प्रसार सेवा, पाठ्यपुस्तक का प्रकाशन, पाठ्यपुस्तक एवं उसका प्रकाशन। फिर आपका आता है शिक्षण सामग्री कर्मशाला, शिक्षा मनोविज्ञान, परामर्श एवं संदर्शन, सामाजिक विज्ञान एवं मानविकी, पुस्तकालय प्रलेखन एवं सूचना सेवा विभाग, विज्ञान, गणित एवं शिक्षा विभाग, मापन, मूल्यांकन एवं सर्वेक्षण तथा प्रदत्त विश्लेषण, नीति नियोजन, अनुसंधान एवं कार्यक्रम विभाग, शिक्षा व्यवसायीकरण विभाग, क्षेत्र सेवा, प्रसार एवं समन्वय विभाग। केंद्रीय शैक्षिक तकनीकी संस्थान, इसमें सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी परिषद की दूसरी संगठक की इकाई है। इनकी स्थापना वर्ष 1973 में की गई है और ये प्रश्न पूछे जा चुके हैं ऑलरेडी और हमेशा पूछने की पॉसिबिलिटी रहती है। ये संख्या याद रखना कि आपका इसकी स्थापना कब की गई थी? 1973 में की गई थी, याद रखिएगा इसको। इसका उद्देश्य जनसंचार माध्यमों का शिक्षा प्रसार में उपयोग करना है। यह तकनीकी केंद्र शिक्षा में प्रौद्योगिकी के उपयोग, मतलब टेक्नोलॉजी का जो उपयोग करते हैं, जैसे हम अभी जो क्लास कर रहे हैं ये टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से ही कर रहे हैं। शिक्षा में प्रौद्योगिकी का उपयोग, प्रौद्योगिकी खाली यही नहीं, आप जब PPT दिखाते हो, किसी प्रेजेंटेशन करते हो, पावर पॉइंट में इत्यादि में, या आप जब लैपटॉप में दिखाते हो या आप कहीं किसी प्रोजेक्टर का इस्तेमाल करते हो, ये सब क्या है? आपका प्रौद्योगिकी होती है। तो ये तकनीकी केंद्र मतलब आपका तकनीकी मतलब टेक्नोलॉजी, यह तकनीकी केंद्र शिक्षा में प्रौद्योगिकी के उपयोग की संभावनाओं का पता लगाता है एवं आवश्यक सामग्री तैयार करता है। कैसे? जैसे आपका मान लीजिए कि ऑनलाइन क्लास जो हुई है, ऑनलाइन क्लास ऐसा नहीं कि इसके पूरा खोज अभी हो गई है, ये बहुत पहले से था, जितना भी आपने पढ़ा, आपने देखा, लेकिन इंडिया में उतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं था। बाहर के देश वगैरह में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता ही था, US वगैरह में। तो इन्होंने क्या किया कि इन सब चीज़ों का पता लगाया कि हाँ अभी इस समय कोविड के समय हम क्या कर सकते हैं। तो ये जो उन्होंने जो पॉसिबिलिटी का जो पता लगाया, ये इनका काम होता है, संभावनाओं का पता लगाना कि किस किस जगह पे क्या क्या टेक्नोलॉजी कहाँ पे अवेलेबल है। जबकि US वगैरह में 2005-2004 से सारा आपका ऑनलाइन क्लास बहुत अच्छे से चलती थी। मैंने खुद देखा है कि वहाँ पे बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो ऑनलाइन क्लास बहुत लंबे समय से लेते आ रहे हैं। उनके यहाँ टेक्नोलॉजी काफ़ी एडवांस है, उनके यहाँ इंटरनेट का स्पीड काफ़ी अच्छी है और भी बहुत सी चीज़ें बहुत अच्छी है। पॉपुलेशन कम है और मैक्सिमम लोगों के पास सब कुछ है ही। जैसे आपका जो एसेसरीज होती है, फ़ोन हो गया, मोबाइल फ़ोन हो गया, या टैबलेट हो गया, या लैपटॉप हो गया, मैक्सिमम के पास होता ही है। तो उनके यहाँ
बहुत समय से ही है। हमारे यहाँ पे क्यों नहीं था, क्योंकि अभी हमारे यहाँ पे कुछ समय से जैसे मोबाइल फ़ोन और बाकी सब चीज़ों का जितना प्रसार हुई है, पहले नहीं था, इसलिए उतने ज़्यादा सक्सेस नहीं था। अब धीरे धीरे वो होती जा रही है। तो ये सारी चीज़ों को, संभावनाओं का पता लगाता है और इसके आवश्यक सामग्री तैयार करता है। अब जैसे आप कोई पूछता नहीं है कि आपके पास मोबाइल है कि नहीं है, डायरेक्टली पूछता है अगर किसी को लेना है कि आपका नंबर क्या है। लेकिन आज से कुछ साल पहले ये नहीं था, क्योंकि पता नहीं था कि किसी के पास फ़ोन है भी नहीं है। लेकिन आज हम ये सोचते ही नहीं है कि किसी के पास फ़ोन है कि नहीं है, फ़ोन तो होगा ही, ऐसा मान लेते हैं। तो ये जो चेंजेस आई है धीरे धीरे, जितने ज़्यादा ये चेंजेस आई है वैसा वैसा क्या हुआ, हमारा डेवलपमेंट होती जा रही है। यह शैक्षिक, दूरदर्शन एवं रेडियो से पाठ्य वस्तु प्रसारित करने के लिए प्रशिक्षण, भाषा शिक्षण के लिए रेडियो परियोजना तथा श्रव्य टेप एवं फिल्म स्ट्रिप तैयार करता है। पहले क्या होता था, आप देखते हो कि जब मूवी वगैरह देखते जाते हो तो आपका एक किसी भी मूवी को शुरू करने से पहले आपका एक कुछ समय के लिए, कुछ मिनट के लिए आपका एक स्लाइड चलती थी। उसमें आपको काफ़ी सारे नॉलेज के बारे में बताए जाते थे उसमें, मतलब बहुत पहले। तो ये भी इनका एक आपका पहल था कि जब भी कोई लोग मूवी देखने जाए तो उनको ज़रूरी जानकारी जो होना चाहिए वो दिया जा सके, क्योंकि उस समय वही चीज़ ज़्यादा मतलब पॉपुलर था। धीरे धीरे अभी जितना डेवलपमेंट होती गई है, खासकर आज देखो अभी यूट्यूब अभी कुछ साल से जितना मतलब पॉपुलर हुई है, पहले उतना नहीं था, उतना फैसिलिटी भी नहीं था। जैसे अभी शॉर्ट्स आ गया है, काफ़ी कुछ आ गया, धीरे धीरे आपका इसका डेवलपमेंट होती जा रही है। आज से कुछ साल पहले तक यूट्यूब को ज़्यादा लोग जानते नहीं थे। जैसे जैसे नेट का डेवलपमेंट होता गया, हम इंटरनेट के करीब पहुंचते गए। आज हम मतलब काफ़ी ज़्यादा हमारे पास एजुकेशन के लिए हम बहुत सी चीज़ें पा जाते हैं। तो ये क्या हुआ, आपका स्लोली आपका डेवलपमेंट होता गया। लेकिन जिस कंट्री में आपका इंटरनेट फैसिलिटी या इस तरह की चीज़ें नहीं है, उनके पास ये अभी वहाँ पे उतनी ज़्यादा उपलब्ध नहीं है, क्योंकि भले ही इंटरनेट अवेलेबल है लेकिन उनके पास फैसिलिटी होनी चाहिए। इसलिए गवर्नमेंट ने आपका इंटरनेट के आपका पूरा प्रचार प्रसार के लिए इतनी ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं, और इसके ज़रिए हम अपने जिसका जो भी व्यापार है, अपना खुद का वेबसाइट लॉन्च करके या दूसरे और भी जितने तरीके हैं, अब तो ऐसा हो गया है कि आपका कुछ भी मतलब किसी भी तरह से, चाहे आप एजुकेशन से जुड़े हो या आप बिजनेस से जुड़े हो या अपना खुद का कुछ प्रोडक्शन करते हो या आप खुद कुछ वर्क करते हो, तो इंटरनेट आपका एक जैसे मस्ट हो गया है कि आप लोगों तक पहुंचोगे, लोगों तक सारा चीज़ों को बताओगे। तो नेट क्या है, काफ़ी ज़्यादा आपको इंटरनेट आपका एकदम जैसे जीवन का एक हिस्सा की तरह बन गया पूरा। तो ये क्या हुआ, आपका डेवलपमेंट ऐसे से होता गया। तो इस संस्था के द्वारा, इसके द्वारा ही इनसेट हम बता चुके हैं, मतलब क्या आपका सैटेलाइट होती है। इनसेट के माध्यम से टीवी पर शैक्षिक कार्यक्रमों का प्रसारण किया जाता है। अभी भी होती है, लेकिन पहले ये बहुत बड़े माध्यम था कि टीवी के माध्यम से हम ऐसे चैनल था कि जैसे छोटे छोटे बच्चों के लिए भी था, 6 क्लास के लिए, 7 क्लास के लिए, 8 क्लास के लिए अलग अलग आपका मैथ्स के, साइंस के ऐसे चैनल अलग से बना करके प्रसारित किया जाता था। जैसे हम देखते कि पहले क्या होता था कि कृषि के किसानों के लिए काफ़ी अच्छे से प्रोग्राम गवर्नमेंट की तरफ से दूरदर्शन में भी आते थे। कुछ नाम होता था कुछ कि किसानों से संबंधित, कि किस समय कौन सी खेती करनी चाहिए, किस समय क्या बीज बोना चाहिए, किस समय क्या क्या होना चाहिए, कैसे वैज्ञानिक विधि से क्या होना चाहिए, सारा चीज़ें उसमें होती थी पूरा। तो इस तरह से किसानों तक रेडियो के माध्यम से, टीवी के माध्यम से पहुंचते थे सारा। इसको हम शैक्षिक कार्यक्रम से प्रसारित पहले होते थे, अभी भी होते हैं, लेकिन अब थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है। आप और भी ऑप्शंस आपके पास है। पहले खाली दूर जब प्राइवेट चैनल्स नहीं थे तो खाली DD1 पे आते थे। उसके बाद जैसे जैसे बढ़ता गया वैसे वैसे चीज़ें और भी सुलभ होती गई। अब एक किसान को अच्छे से जानकारी अवेलेबल हो सकते हैं कि उनको किस समय कौन सी खेती करनी चाहिए, उसके लिए क्या क्या वैज्ञानिक पहलू क्या क्या है, और बाकी चीज़ें कहाँ क्या किस तरह से आपका उनको उसके लिए जो चीज़ें कहाँ मिलती है, किस तरह से मिल सकती है, और उसके जितने भी आपका जो एग्रीकल्चर से संबंधित जितनी नॉलेज है उनको मिल जाती है आराम से। क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय, रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन RLE,
ये एनसीईआरटी के तृतीय संगठक है। अगर एग्जाम में आते हैं कि एनसीईआरटी के तृतीय संगठक क्या है, तो आप ऐसा बोलोगे, इसको आप बताओगे कि क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय, जो निम्नलिखित स्थानों पर ये आपका अवेलेबल है। एनसीईआरटी के अगर आप कोई, जैसे यहाँ पे आपका अभी आप खाली उच्च शिक्षा पढ़ रहे हो, वैसे ही आपका कई पब्लिकेशन है, अरिहंत है, और भी कई पब्लिकेशन ऐसे हैं जिन्होंने 6 से लेकर के 12 तक का जो एनसीईआरटी का जो अलग अलग जो कंटेंट है उसको एक साथ करके समराइज करके भी पब्लिश करते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी के कंटेंट काफ़ी अच्छे होते हैं। और अलग अलग क्लास के चीज़ों को, जैसे आपका हिस्ट्री के लिए हो गया, हिस्ट्री का, फिर आपका जियोग्राफी का, फिर आपका पॉलिटिकल साइंस का, सारा चीज़ों का जो है एक एक अलग से सेक्शन निकालते हैं। तो जीके वगैरह के लिए काफ़ी अच्छी होती है जो एनसीईआरटी के जो कंटेंट होते हैं किसी भी एग्जाम्स के लिए या जीके तैयार करने के लिए, क्योंकि आपका 9th यूनिट जो है वो जीके से संबंधित है। क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय अजमेर, क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय भोपाल, क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय भुवनेश्वर, क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय मैसूर। एनसीईआरटी का अध्यापक शिक्षा विभाग नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन एनसीटीई अकादमिक सचिवालय इनके एकेडमिक सेक्रेटेरियट्स की तरह कार्य करते हैं। अध्यापक राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद नेशनल काउंसिलिंग ऑफ टीचर एजुकेशन एनसीटीई, भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने एनसीटीई की स्थापना 1973 में की थी। इसके स्थापना का उद्देश्य संपूर्ण देश में अध्यापक शिक्षा को सुनियोजित विकास करना था, क्योंकि अध्यापक को भी ट्रेनिंग देना जरूरी होता है ना, उनका ट्रेनिंग जितने अच्छे होंगे बच्चे उतने अच्छे समझ पाएंगे। तो इसके लिए इसकी स्थापना का उद्देश्य संपूर्ण देश में अध्यापक शिक्षा को सुनियोजित विकास करना, केंद्र एवं राज्य सरकारों को शिक्षा के सभी पक्षों पर सलाह देना तथा अध्यापक शिक्षा के लिए निर्धारित मानक एवं स्तर को बनाए रखना होता है। प्रारंभ में यह अवैधानिक संस्था यानी कि नॉन सैचुरेटेड बॉडी था। 1993 में, इस सन को याद रखिएगा, 1993 में लोकसभा के अधिनियम संख्या 73 के अंतर्गत इसे वैधानिक संस्था घोषित कर दिया गया। इसके निम्नलिखित क्षेत्रीय समितियां हैं, रीजनल कमेटी जिसे कहते हैं। पूर्वी क्षेत्रीय समिति भुवनेश्वर, पश्चिमी क्षेत्रीय समिति भोपाल, उत्तर क्षेत्रीय समिति जयपुर, दक्षिण क्षेत्रीय समिति बेंगलोर। ये जो आपने पढ़ लिया, अब इसके बाद जब आप प्रैक्टिस सीरीज में जाओगे, इससे संबंधित कोई क्वेश्चंस होंगे तो अगर आप थोड़ा सा आपको याद नहीं भी रहेगा, लेकिन डिस्कस करने पे क्या होगा, तुरंत आपको याद आ जाएगा। इसलिए एक बार डिटेल में पढ़ना जरूरी होता है। इनके ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य क्या होती है। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के निम्न उद्देश्य होते हैं। संपूर्ण देश में अध्यापक शिक्षा व्यवस्था में नियोजन एवं सह संबंधात्मक विकास करना, अध्यापक शिक्षा की प्रचलित व्यवस्था के लिए मानक एवं स्तर का निर्धारण करना, अध्यापक शिक्षा के सभी स्तरों एवं पक्षों से संबंधित कार्यक्रमों पर विचार करना, अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर जागरूकता का विकास करना, अध्यापक शिक्षा के सभी स्तर पर गुणात्मक सुधार करना। इसमें फंक्शंस मतलब कार्य क्या है। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के निम्न आपका कार्य होते हैं। अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान कार्य को सहायता एवं प्रोत्साहन देना। तो इसके बाद मानवीय शक्ति को सुनियोजित करना, यानी सर्वेक्षण एवं अनुसंधानिक महत्व के द्वारा देश में अध्यापक शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर प्रचलित पाठ्यक्रम, अनुदेशन प्रक्रिया एवं मूल्यांकन तकनीक का पुनर्निरीक्षण करना, अध्यापक शिक्षा के लिए नवाचारों की रूपरेखा बनाना और उन्हें व्यवहार में लाने के लिए प्रचारित करना, शैक्षिक पत्रिकाएं, शोध रिपोर्ट को प्रकाशित करना, अध्यापक शिक्षक संबंधी विभिन्न मॉडल की प्रभावशीलता एवं भौतिक सुविधाओं का अध्ययन करना। इसके बताती है आपका संस्थाएं एवं उनकी अंतरक्रिया, इंस्टीट्यूशन एंड देयर इंटरैक्शंस। स्वायत्तशासी अनुसंधान संस्थान, भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद, भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद ICHR, आई मतलब इंडियन। इस परिषद का गठन 1972 में हुआ था। ये ऐतिहासिक शोध कार्य की समीक्षा करती है और इतिहास के वैज्ञानिक लेखन को बढ़ावा देती है। नई दिल्ली में स्थित यह परिषद शोध परियोजनाओं का संचालन करती है।
निजी शोधार्थियों द्वारा किए जा रहे शोध कार्य को वित्तीय सहायता यानी कि आपका फाइनेंशियल सपोर्ट देना, फेलोशिप प्रदान करना, पुस्तक प्रकाशक एवं अनुवाद कार्य आदि का कार्य करती है। भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद ICPR, इसकी स्थापना वर्ष 1977 में की गई थी। इसके कार्यालय लखनऊ और दिल्ली में स्थित है और दर्शन शास्त्र के क्षेत्र में अनुसंधान कार्यक्रमों और परियोजनाओं की प्रगति की आपका समीक्षा करना, उनका प्रयोजन और उनमें सहायता करने के साथ ही दर्शन शास्त्र और इससे संबंध विषयों में शोध हेतु निजी शोधार्थियों तथा संस्थाओं को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराती है। भारतीय उच्चतर अनुसंधान परिषद IIAS, इसकी स्थापना 1965 में शिमला में हुई थी। कब हुई थी याद रखना, 1965 में कहाँ पे हुई थी? शिमला में हुई थी। ये सारा आपका एकदम की कंटेंट है जो एग्जाम्स में इनमें से सारे क्वेश्चंस का पूरा मतलब एकदम बाढ़ लगी रहती है। आप जब भी जाओगे एक्सेस चीज़ें होती नहीं है, हमने खाली उसी को इसमें शामिल करने की कोशिश किया जो एग्जैक्टली एग्जाम्स के लिए कंटेंट हो, मतलब एक्सेस चीज़ें ना हो इसमें। और इनमें से आपको एग्जाम में काफ़ी कुछ चीज़ मिल जाएंगे जब हम प्रैक्टिस करेंगे MCQs में, देखना इसी में से काफ़ी चीज़ मिल जाएंगे, तो आप इसको ख्याल रखेंगे। इसकी स्थापना 1965 में शिमला में हुई थी। भारतीय उच्चतर अनुसंधान परिषद की स्थापना यह मानविकी, समाज विज्ञान और प्राकृतिक विज्ञान के क्षेत्र में उच्चतर शोध के लिए आवासीय सुविधा युक्त केंद्र है। यह ज्ञान के क्षेत्र में संलग्न विद्वानों का एक समूह है जो समकालीन प्रासंगिक प्रश्नों के वैचारिक विकास और इसके अंतर विषयी दृष्टिकोण पर दृष्टि रखते हैं। उसको बताती है आपका भारतीय समाज विज्ञान अनुसंधान परिषद ICSSR। नई दिल्ली में स्थित ये एक स्वायत्तशासी निकाय है जो सामाजिक विज्ञान के अनुसंधान के उन्नयन और समन्वयन का कार्य करते हैं। इसका प्रमुख कार्य समाज विज्ञान में शोध अनुसंधान की प्रगति की समीक्षा करना, सरकार या अन्य संगठनों व्यक्तियों को शोध संबंधी परामर्श देना, शोध कार्यक्रमों का प्रायोजन और समाज विज्ञान में अनुसंधान हेतु संस्थानों और व्यक्तियों को वित्तीय सहायता यानी फाइनेंशियल एड सपोर्ट जिसे कहते हैं ये प्रदान करना होता है। फिर आपका आता है राष्ट्रीय ग्रामीण संस्थान परिषद NCRI। इसकी स्थापना 1995 में केंद्र सरकार द्वारा पूर्ण रूप से वित्त पोषित स्वायत्तशासी संगठन के रूप में की गई। इसका कार्य महात्मा गांधी के क्रांतिकारी विचारों के अनुरूप ग्रामीण उच्चतर शिक्षा को बढ़ावा देना, गांधीवादी दर्शन के अनुसार शैक्षणिक संस्थानों और स्वायत्त एजेंसियों को सामाजिक एवं ग्रामीण विकास के उपकरण के रूप में बढ़ावा देना होता है। फिर हम बात करेंगे राजनीति और प्रशासन के बारे में। पॉलिसीज एंड एडमिनिस्ट्रेशन। मूल अधिकार वे अधिकार जो जीवन के लिए मौलिक तथा अनिवार्य होने के कारण संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदान किया जाता है और जिन अधिकारों में राज्य द्वारा भी हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता उसको मूल अधिकार कहते हैं। याद रखना, मूल अधिकार की परिभाषा अगर आते हैं कहीं भी पूछे जाते हैं, आप इसको याद रखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर हम परिभाषा ही नहीं बता पाएंगे ठीक से तो हमारा इंटरव्यू या कुछ भी हो जहाँ भी हम जाएंगे वो हमें बहुत ज़्यादा एक मतलब आपको आप समझ सकते हो कि कैसा सिचुएशन होगा। कि मूल अधिकार किसे कहते हैं? तो वे अधिकार जो जीवन के मौलिक तथा अनिवार्य होने के कारण संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं और जिन अधिकारों में राज्य द्वारा भी हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता उसको मूल अधिकार कहते हैं। व्यक्ति के इन अधिकारों को निम्न आधारों पर मूल अधिकार कहा जाता है। प्रथम, व्यक्ति के पूर्ण मानसिक, नैतिक और नैतिक विकास के लिए ये अधिकार बहुत आवश्यक होते हैं। इनके अभाव में उनके व्यक्तित्व का विकास रुक जाएगा। इसलिए लोकतंत्रात्मक राज्यों में प्रत्येक नागरिक को बिना किसी भेदभाव के मूल अधिकार प्रदान किए जाते हैं। इन अधिकारों को मूल कहने का द्वितीय कारण यह है कि इन्हें देश के मूल विधि अर्थात संविधान में स्थान दिया जाता है और साधारणतया संवैधानिक संशोधन की प्रक्रिया के अलावा इनमें
और किसी प्रकार से परिवर्तन नहीं किया जा सकता। भारतीय संविधान के अधिकार पत्र की विशेषताएं। सर्वाधिक विस्तृत अधिकार पत्र। भारतीय संविधान का तृतीय भाग, जिसमें मूल अधिकार के विवेचन किया गया है, विश्व के अन्य किसी भी संविधान में दिए गए अधिकार पत्र से विस्तृत है। मूल अधिकारों के संबंध में संविधान में कुल 23 अनुच्छेद है। आप इसका आपका क्वेश्चन बन जाती है कि मूल अधिकार से संबंधित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद है? आप बोलोगे 23 अनुच्छेद है। ये ऐसा क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं और हमेशा पूछने की संभावना बनी रहती है। मूल अधिकारों के संबंध में संविधान में कुल 23 अनुच्छेद है। कहाँ से कहाँ तक है? अनुच्छेद 12 से 30 और 32 से 35 याद रखेंगे। अनुच्छेद 12 से 30, 32 से 35 सब बोलो। अगर आपको याद रहेगा ये बातें तो क्या करोगे आप? एमसीक्यू को कर पाओगे। अगर नहीं याद रहेगा तो कैसे करोगे बोलो? है ना। तो फिर इसको याद करेंगे। मूल अधिकार से संबंधित संविधान में कुल 23 अनुच्छेद है। अनुच्छेद 12 से 30 और 32 से 35 है। और इनमें से कुछ अनुच्छेद तो असाधारण रूप से लंबे हैं। मूल अधिकार व्यावहारिकता पर आधारित होती है। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार कोरे के सिद्धांत की अपेक्षा वास्तविकता पर आधारित और संपूर्ण समाज के लिए उपयोगी है। उदाहरण के लिए सभी व्यक्तियों हेतु समानता का अधिकार, सभी व्यक्ति के लिए समानता का अधिकार को स्वीकार करते हुए भी पिछड़े हुए और दलित वर्गों के विकास के लिए संविधान में विशेष व्यवस्था की गई है। शिक्षा और संस्कृति की स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत अल्पसंख्यकों को शिक्षा और भाषा संबंधी हितों की रक्षा का प्रबंध किया गया है। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की व्यवस्था इस दृष्टिकोण से की गई है कि समाज में धार्मिक सहिष्णुता को प्रोत्साहन मिल सके। मूल अधिकार सीमित है। मूल अधिकार सीमित है, निरंकुश नहीं। भारतीय संविधान द्वारा प्रदान किए गए मूल अधिकार असीमित नहीं है, वरन संविधान के द्वारा ही उन पर प्रतिबंध भी लगा दिए गए हैं। प्राकृतिक या अगणित अधिकारों के लिए कोई स्थान नहीं है। भारतीय संविधान के अंतर्गत प्राकृतिक या अगणित अधिकारों के लिए कोई स्थान नहीं है और संविधान केवल उन्हीं अधिकारों को स्वीकार करता है जिनका वर्णन संविधान के तीसरे भाग में किया गया है। ये तीसरा भाग याद रखिएगा, जहाँ मूल अधिकार के बारे में बात किया गया है। मूल अधिकारों की रक्षा के लिए व्यवस्था। संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत नागरिक अपने अधिकारों की रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय की शरण ले सकता है और न्यायपालिका, व्यवस्थापालिका और कार्यपालिका के ऐसे सभी कानूनों और कार्य को अवैधानिक घोषित कर देगी जो मूल अधिकारों को अनुचित रूप से प्रतिबंधित करते हैं। संविधान द्वारा प्रदत्त मूल अधिकार, यहाँ से आप इसको याद रखेंगे। भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को 7 मूल अधिकार प्रदान किए गए थे, किंतु 44वें संवैधानिक संशोधन कब किया गया था? 1979 द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार के रूप में समाप्त कर दिया गया था। तो अब संपत्ति का अधिकार केवल एक कानूनी अधिकार के रूप में है। इस प्रकार अब भारतीय नागरिक को निम्नलिखित 6 मूल अधिकार प्राप्त हैं। इतने सारे बातें आपको जानना चाहिए। पहले क्या 7 था, लेकिन 1979 में 44वें संवैधानिक संशोधन करके ये इस समय आपका संपत्ति का अधिकार को जो मूल अधिकार था उसको समाप्त कर दिया गया है। अब ये बात आपने डिटेल में जाना, अब आप क्वेश्चंस कर पाओगे। अगर नहीं जानोगे तो कैसे करोगे, इसलिए अच्छे से पहले करने होते हैं। समानता का अधिकार, इसमें कहाँ पे? अनुच्छेद 14 to 18। कानून के समक्ष समानता, अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 के अनुसार भारत के राज्य क्षेत्र में राज्य किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता या कानून से समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। इसके द्वारा राज्य पर बंधन लगाया गया है कि वह सभी व्यक्तियों के लिए एक सा कानून बनाएगा तथा उन्हें एक समान लागू करेगा। यदि कानून कर लगाने के संबंध में धनी और गरीब में
धनी और गरीब में और सुविधाएं प्रदान करने में स्त्रियों और पुरुषों में भेद करता है तो उसे कानून के समक्ष समानता का उल्लंघन नहीं कहा जा सकता। धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध अनुच्छेद 15 में। अनुच्छेद 15 में यह कहा गया है कि अनुच्छेद 15 याद रखना, अनुच्छेद 15 में यह कहा गया है कि राज्य के द्वारा धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर नागरिकों के प्रति जीवन के किसी क्षेत्र में भेदभाव नहीं किया जाएगा। राज्य के अधीन नौकरियों के समान अवसर, ये अनुच्छेद 16 में बताया गया है। अनुच्छेद का नाम याद रखना, एग्जाम में पूछे जाएंगे। देखो, जिन लोगों को मैथ्स नहीं करनी है उन लोगों को ये सारे कंटेंट बहुत अच्छे से करनी है, क्योंकि अगर आप यूनिट 8, 9, 10 को अच्छे से कर लिए तो अराउंड आपका 50 में से आपका करीब 15 से लेकर 18 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे इसमें से। ये एक आपका माइलस्टोन हो जाएगा। इसलिए आपको बहुत ज़रूरी है कि यूनिट 8, 9, 10 को अच्छे से करो, क्योंकि इसमें मैथ्स नहीं है। थोड़ा सा आप याद करोगे तो आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगा अच्छे नंबर लाने के लिए। और अगर आपने इसको कर लिया तो सोचो, आपका जिनका मार्क्स मान लो 60% आ रहे हैं, अगर उन्होंने इन 3 यूनिट को अच्छे से कर लिए और 15 क्वेश्चन सही कर लिए तो उनका 70% हो जाएगा। क्योंकि 15 क्वेश्चन में क्या होती है, आपका 10% बढ़ती है 15 क्वेश्चन में, क्योंकि कुल मिलाकर 150 क्वेश्चन होती है। तो 150 क्वेश्चन को 150 क्वेश्चन का 10% कितना हो गया, 15 क्वेश्चन हो गए। तो जिनके नंबर्स आपका 60% आ रहे हैं उनका 70 हो जाएगा, और जिसका मान लो 62 के आसपास आ रहे हैं उनका 70+ हो जाएगा। तो होने के बहुत ज़्यादा चांस हो जाएगी। इसलिए आप इन यूनिट को अच्छे से करो, ये आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। तो राज्य के अधीन नौकरियों के समान अवसर अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 के अनुसार सब नागरिकों को सरकारी पदों पर नियुक्ति के समान अवसर प्राप्त होंगे, और इस संबंध में केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर सरकारी नौकरी या पद प्रदान करने में भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसके अंतर्गत राज्य को यह अधिकार है कि वह राजकीय सेवाओं के लिए आवश्यक योग्यताएं निर्धारित कर दे। ये आपको जानने का बहुत लाभ भी होता है। जब आप जॉब के लिए जाते हो, नौकरी के लिए जाते हो, अगर आपको ये सब चीज़ें पता है कि हमारे मूल अधिकार क्या है, हमें क्या क्या संविधान में बताया गया है, तो अगर आपके साथ कभी अपने अधिकार को पाने के लिए आपको बहुत हेल्प मिल जाती है, अगर आप ये सब सारी चीज़ आपको अच्छे से क्लियर रहेगा। तो अस्पृश्यता का निषेध अनुच्छेद 7। सामाजिक समानता को और अधिक पूर्णता देने के लिए, सामाजिक समानता को और अधिक पूर्णता देने के लिए अस्पृश्यता का निषेध किया गया है। अनुच्छेद 17 में बताया गया है कि अस्पृश्यता का अंत किया जाता है और उसका किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध किया जाता है। अस्पृश्यता से उत्पन्न किसी अयोग्यता को लागू करना एक दंडनीय अपराध होगा। किसमें बताया गया है, आपका अनुच्छेद, आपका ये ख्याल रखना, आपका अस्पृश्यता का निषेध किसमें बताया गया, आपका अनुच्छेद का संख्या नंबर से याद रखना। और क्या क्या बताया गया है कि अस्पृश्यता का अंत किया जाता है और उसका किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध किया जाता है। अस्पृश्यता से उत्पन्न किसी भी अयोग्यता को लागू करना एक दंडनीय अपराध होगा। फिर इसके बाद आपका आता है उपाधियों का निषेध। ब्रिटिश शासनकाल में संपत्ति आदि के आधार पर उपाधियां प्रदान की जाती थी जो सामाजिक जीवन में भेद उत्पन्न करती थी। अतः नवीन संविधान में इनका निषेध कर दिया गया है। इस अनुच्छेद 18 में ये व्यवस्था की गई है कि सेना अथवा विद्या संबंधी उपाधियों के अलावा राज्य अन्य कोई उपाधियां प्रदान नहीं कर सकता। ये अनुच्छेद की व्यवस्था के बावजूद भारत में 1950 से ही भारत सरकार के द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण और पद्मश्री की उपाधियां ये प्रदान की जाती है। स्वतंत्रता का अधिकार
अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक। भारतीय संविधान का उद्देश्य विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वाधीनता सुनिश्चित करना है। अतः इसलिए संविधान के द्वारा नागरिकों को विविध स्वतंत्रताएं प्रदान की गई है। इस संबंध में अनुच्छेद 19 सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। मूल संविधान के अनुच्छेद 19 के द्वारा भारतीय नागरिकों को 7 स्वतंत्रताएं प्रदान की गई थी। इसमें छठी जो स्वतंत्रता है, संपत्ति की स्वतंत्रता यह थी। 44वें संवैधानिक संशोधन द्वारा संपत्ति के मौलिक अधिकार के साथ साथ संपत्ति की स्वतंत्रता भी समाप्त कर दी गई है। और अब 19वें अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को 6 स्वतंत्रताएं ही प्राप्त है। इतने सारे बात आपको याद होना चाहिए, पूरा कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से आना चाहिए। विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, इसको आप अक्सर सुनते हो टीवी के न्यूज़ वगैरह में। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भारत के सभी नागरिकों को विचार करने, भाषण देने तथा अपने तथा अन्य व्यक्तियों के प्रचार का एक साधन होने के कारण इसी में प्रेस की स्वतंत्रता भी शामिल होती है। संविधान के प्रथम संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा विचार और इनके कौन से संविधान के प्रथम संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित कर दिया गया है। और अब राज्य जिन आधार पर विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, इस पर युक्ति युक्त प्रतिबंध लगा सकता है कि वे इस प्रकार इस तरह से है। राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों से भिन्नतापूर्ण संबंध, सार्वजनिक व्यवस्था, शिष्टाचार या सदाचार, न्यायालय अपमान, मानहानि या अपराध के लिए उत्तेजित करना, इन सब के आधार पे अब 44वें संशोधन द्वारा ये व्यवस्था की गई है कि प्रेस, संसद तथा राज्य विधान मंडलों की कार्यवाही के प्रकाशन के संबंध में पूर्ण स्वतंत्र है और राज्य के द्वारा इस संबंध में प्रेस पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकेगा। मुंबई उच्च न्यायालय की एकल पीठ ने जून 88 में एक ऐतिहासिक निर्णय देते हुए कहा है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार दूरदर्शन पर भी लागू होता है। न्यायमूर्ति ने अपने निर्णय में कहा, दूरदर्शन पर दिखाए जाने वाले कार्यक्रमों में यदि बिना किसी कानूनी आधार पर कोई काट-छाट की जाए तो इस प्रकार की कार्यवाही को अवैध घोषित किया जा सकता है। उसके बाद आपका आता है अस्त्र शस्त्र रहित तथा शांतिपूर्ण सम्मेलन की स्वतंत्रता। व्यक्तियों के द्वारा अपने विचारों के प्रचार के लिए शांतिपूर्वक और बिना किन्हीं शस्त्रों के सभा या सम्मेलन किया जा सकता है तथा उनके द्वारा जुलूस या प्रदर्शन का आयोजन भी किया जा सकता है। समुदाय और संघ के निर्माण की स्वतंत्रता, ये सारा आप याद रखेंगे जो जितने बातें हम बात कर रहे हैं। क्वेश्चन में सब कई चीज़ें मिला के आ सकते हैं, ये नहीं खाली एक ही कंटेंट आएंगे। जितना आपने पढ़ा है अभी आपने इसको अच्छे से पूरा माइंड पे रखना, रिवीजन करना, क्योंकि जब क्वेश्चंस करेंगे इनमें से कई चीज़ें एक साथ मिला के आ सकते हैं क्वेश्चन में। संविधान के द्वारा सभी नागरिकों को समुदायों और संघ के निर्माण की स्वतंत्रता प्रदान की गई है, परंतु ये स्वतंत्रता भी उन प्रतिबंधों के अधीन है जिन्हें राज्य साधारण जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए लगा सकता है। फिर आप कहता है भारत राज्य क्षेत्र में अबाध भ्रमण की स्वतंत्रता। भारत के सभी नागरिक बिना किसी प्रतिबंध या विशेष अधिकार पत्र के संपूर्ण भारत के क्षेत्र में घूम सकते हैं। इस अधिकार पर राज्य सामान्य जनता के लिए हित और जनता के हित
इस अधिकार पर राज्य सामान्य जनता के हित और अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के हित में उचित प्रतिबंध लगा सकता है। भारत राज्य क्षेत्र में अबाध निवास की स्वतंत्रता। भारत के सभी नागरिक अपनी इच्छा अनुसार स्थायी या अस्थायी रूप से किसी भी स्थान पर बस सकते हैं, किंतु राज्य के द्वारा सामान्य जनता के हित और अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के हित में इन पर उचित प्रतिबंध लगाया जा सकता है। वृत्ति, उपजीविका या कारोबार की स्वतंत्रता। संविधान ने सभी नागरिकों को वृत्ति, उपजीविका, व्यापार तथा व्यवसाय की स्वतंत्रता आपको दी है, प्रदान किया है, किंतु राज्य जनता के हित में इन स्वतंत्रताओं पर उचित प्रतिबंध लगा सकता है। राज्य किन्हीं व्यवसायों को करने के लिए आवश्यक योग्यताएं निर्धारित कर सकता है अथवा किसी कारोबार या उद्योग को पूर्ण अथवा आंशिक रूप से स्वयं के हाथ में ले सकते हैं। ये सारे नॉलेज आपको होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम्स के लिए तो ज़रूरी है ही। अपने जीवन में भी जब भी आप कुछ काम करोगे तो ये सारे नॉलेज रहेगा, तो आपके लिए बहुत हेल्प हो जाएगा। अपराध की दोष सिद्धि के विषय में संरक्षण। अनुच्छेद 20 में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को उस समय तक अपराधी नहीं ठहराया जा सकता जब तक कि उसने अपराध के समय में लागू किसी कानून का उल्लंघन न किया हो। इसके साथ ही एक अपराध के लिए व्यक्ति को एक ही बार दंड दिया जा सकता है और किसी अपराध में अभियुक्त व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन की सुरक्षा। अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 में जीवन के अधिकार को मान्यता प्रदान की गई है। इसमें कहा गया है कि किसी व्यक्ति को उसके जीवन तथा दैहिक स्वाधीनता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को छोड़ करके अन्य किसी प्रकार से वंचित नहीं किया जा सकता। सर्वोच्च न्यायालय ने 1997 में अपने एक महत्वपूर्ण निर्णय में ये कहा गया कि जीवन का अधिकार, इसमें आवास का अधिकार सम्मिलित होता है। 44वें संवैधानिक संशोधन 1979 द्वारा जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को और अधिक महत्व प्रदान किया गया है। अब आपातकाल में भी जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता। याद रखेंगे। बंदीकरण की अवस्था में संरक्षण। अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 22 के द्वारा बंदी बनाए जाने वाले व्यक्ति को कुछ अधिकार प्रदान किए गए हैं। इसमें कहा गया है कि उसके अपराध के बारे में अथवा बंदी बनाने के कारणों के बतलाए बिना किसी व्यक्ति को अधिक समय तक बंदी गृह में नहीं रखा जाएगा। उसे वकील से परामर्श करने और अपने बचाव के लिए प्रबंध करने का अधिकार होगा तथा बंदी बनाए जाने के बाद 24 आवर्स के अंदर 24 घंटे के अंदर इसमें बंदी गृह से न्यायालय तक जाने का समय इसमें शामिल नहीं है। उसे निकटतम न्यायाधीश के सामने उपस्थित किया जाएगा। अनुच्छेद 22 के द्वारा बंदी बनाए जाने के वाले व्यक्तियों को जो अधिकार प्रदान किए गए हैं वे दो प्रकार के अपराधियों पर लागू नहीं होता। कौन सा? प्रथम, शत्रु देश के निवासियों पर, और द्वितीय, निवारक निरोध अधिनियम के अंतर्गत गिरफ्तार व्यक्तियों पर यह लागू नहीं होता। निवारक निरोध। अनुच्छेद 22 के खंड 4 में निवारक निरोध की चर्चा की गई है और यह भारतीय संविधान की सबसे अधिक आपका एक आपका इसके बारे में कई तरह की बातें होती हैं कि यद्यपि संविधान में निवारक निरोध की परिभाषा ज़्यादा डिफाइन करने की ज़रूरत है, ये उसमें कई सारे डिबेट होते हैं, फिर भी ये कहते हैं कि निवारक निरोध का तात्पर्य वास्तव में किसी प्रकार का अपराध किए जाने से पूर्व और बिना किसी प्रकार के न्यायिक प्रक्रिया के ही नज़रबंदी होते हैं।
निवारक निरोध का उद्देश्य व्यक्ति के अपराध के लिए दंड देना नहीं होता है, वरन अपराध से रोकना होता है। सामान्य काल और संकट काल दोनों में लागू होती है। निवारक निरोध के संबंध में विशेष बात यह है कि भारतीय संविधान के अनुसार निवारक निरोध सामान्य काल तथा संकट काल दोनों में लागू होती है। विश्व में अन्य किसी प्रजातंत्रात्मक राज्य में इस तरह की कोई ज़्यादा व्यवस्था नहीं पाई जाती है, लेकिन हमें यहाँ पे मिलती है देखने को। निवारक निरोध अधिनियम 1950 अनुच्छेद के 22 भाग के 4, 5 और 6 के अंतर्गत निवारक निरोध का जो उल्लेख किया गया है, उसके अंतर्गत संसद के द्वारा 1950 ईस्वी में निवारक नज़रबंदी अधिनियम पारित किया गया है। समय समय पर अधिनियम की अवधि भी ये आपका बढ़ाई जाती रही है। ये अधिनियम 31 दिसंबर 1969 तक चला रहा। आंतरिक सुरक्षा अधिनियम व्यवस्था 1971 में आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम को अपनाया गया है। इसका अंतर्गत ये व्यवस्था की गई है कि एक व्यक्ति की परामर्शदाता मंडल से सलाह प्राप्त किए बिना संकट काल की अवधि में अधिक से अधिक 21 माह तक नज़रबंद रखा जा सकता है। इसमें मिसा के अंतर्गत ऐसे किसी भी व्यक्ति को नज़रबंद किया जा सकता है जो कि भारत की प्रतिरक्षा, सुरक्षा, समाज के लिए आवश्यक आपूर्ति और सेवाओं की सुरक्षा के लिए विरुद्ध उसके कार्यवाही करता है। मिसा की इस व्यवस्था को 1974, 75 और 76 में राष्ट्रपति द्वारा विविध आदेश जारी कर और अधिक कठोरता प्रदान की गई है। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 और 24। अनुच्छेद 23 के द्वारा बेगार तथा इसी प्रकार की जबरदस्ती लिया हुआ श्रम निषिद्ध ठहराया गया है, जिसका उल्लंघन विधि के अनुसार क्या है, नियम के अनुसार, कानून के अनुसार दंडनीय अपराध है। भारत में सदियों से किसी न किसी रूप में दासता की प्रथा विद्यमान थी, जिसके अनुसार हरिजनों, खतिहर, श्रमिकों और स्त्रियों पर विभिन्न प्रकार के अनाचार हमें देखने को मिलते हैं। नवीन संविधान के अंतर्गत मानवीय शोषण के इन सभी रूपों को, इन सब को रोकने के लिए कानून के अनुसार दंडनीय अपराध घोषित कर दिया गया है। इस अधिकार का एक महत्वपूर्ण कुछ आपका कॉन्ट्रडिक्शन भी है, अपवाद भी है। राज्य सार्वजनिक उद्देश्य से अनिवार्य श्रम की योजना को लागू कर सकता है, राज्य कर सकता है ऐसा, लेकिन ऐसा करते समय राज्य नागरिकों के बीच धर्म, मूल वंश, जाति, वर्ण या सामाजिक स्तर के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार महत्वपूर्ण अधिकार है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अंतःकरण की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 25 में कहा गया है कि सार्वजनिक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य तथा इस भाग के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता तथा कोई भी धर्म अंगीकार करने, उसका अनुसरण एवं प्रचार करने का अधिकार प्राप्त होगा। सिखों द्वारा कृपाण धारण करना और लेकर चलना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है। धार्मिक मामलों का प्रबंध करने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 26 प्रत्येक धर्म के अनुयायियों को निम्न अधिकार प्रदान करता है। धार्मिक संस्थानों तथा दान से स्थापित सार्वजनिक सेवा संस्थाओं की स्थापना तथा उनके पोषण का अधिकार। धर्म संबंधी निजी मामलों का स्वयं प्रबंध करने का अधिकार। चल और अचल संपत्ति के अर्जन का स्वामित्व का अधिकार। उस संपत्ति का विधि के अनुसार संचालन करने का अधिकार। वस्तुतः अनुच्छेद 25 का एक उपसिद्धांत मात्र है। आप जब इसको स्टडी करोगे देखोगे इसको। धार्मिक व्यय के लिए निश्चित धन पर कर की अदायगी से छूट। अनुच्छेद 27 में कहा गया है कि राज्य किसी भी व्यक्ति को ऐसे कर देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता जिसकी
जिसकी आय किसी विशेष धर्म अथवा धार्मिक संप्रदाय के उन्नति या पोषण में व्यय करने के लिए विशेष रूप से निश्चित कर दी गई है। राजकीय शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा निषिद्ध है। भारत राज्य का स्वरूप धर्मनिरपेक्ष राज्य का है जिसे धार्मिक क्षेत्र में निष्पक्ष रहना होता है। इसलिए अनुच्छेद 28 में बताया गया है कि राजकीय निधि से संचालित किसी भी शिक्षण संस्थान में किसी प्रकार की धार्मिक शिक्षा प्रदान नहीं की जाएगी। इसके साथ ही राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त आर्थिक सहायता प्राप्त शिक्षण संस्था में किसी व्यक्ति को किसी धर्म विशेष की शिक्षा ग्रहण करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकेगा। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29-30 हमारे संविधान के द्वारा भारत के सभी नागरिकों को संस्कृति और शिक्षा संबंधी स्वतंत्रता का अधिकार भी प्रदान किया गया है। अनुच्छेद 29 के अनुसार नागरिकों के प्रत्येक वर्ग को अपनी भाषा, लिपि या संस्कृति सुरक्षित रखने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। ये भी कहा दिया गया है कि राजकीय सहायता से संचालित शिक्षण संस्था में प्रवेश के संबंध में मूल वंश, जाति, धर्म और भाषा या इनमें से किसी एक के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 30 के अनुसार धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि के शैक्षणिक संस्थाओं या स्थापना तथा उसके प्रशासन का अधिकार होगा। ये भी व्यवस्था की गई है कि शिक्षण संस्थानों को अनुदान देने में राज्य इस आधार पर भेदभाव नहीं करेगा कि वे धर्म या भाषा पर आधारित किसी अल्पसंख्यक वर्ग के अधीन हो। 44वें संवैधानिक संशोधन द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार को समाप्त करने का जो कार्य किया गया है उसके संबंध में यह स्पष्ट कर दिया गया है कि इससे अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि की शिक्षण संस्थानों की स्थापना तथा इन शिक्षण संस्थाओं के प्रशासन के अधिकार पर कोई भी आघात नहीं पहुंचेगा। इसके बाद हम अगले क्लास में अध्ययन करेंगे संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो हम अनुच्छेद 32 में हम अच्छे से कल हम इसको और डिटेल में करेंगे इसके बाद का, और जल्दी ये यूनिट हमारा ख़त्म हो जाएगी। आप सबका धन्यवाद। थैंक यू सो मच। हम मिलेंगे कल के क्लास में। थैंक यू सर।